मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब आते हैं डीएसए सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 2 पे। जैसे कि हमने पिछली बार देखें कि एल्गोरिथम क्या होता है, इसके स्टेप्स क्या होते हैं डिज़ाइन के, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, किस तरह से एनालिसिस करते हैं हम। ठीक है, तो अब एनालिसिस के टाइम पे ही इसको हम ज़्यादा मैं ब्रीफ में नहीं ले लेता हूँ, क्योंकि एनालिसिस जो पार्ट है आपका वो डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, जिसको डा बोलते हैं हम या एडा भी बोलते हैं, एडवांस डेटा एल्गोरिथम का क्या क्या है वो सब्जेक्ट का नेक्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ेंगे। तो उसी का थोड़ा सा पार्ट है आपका डेटा स्ट्रक्चर में कि अबाउट एसिम्प्टोटिक नोटेशन। एसिम्प्टोटिक नोटेशन का मतलब ये हो गया कि जैसे कि कोई वैल्यू है 3.99, तो वो नियर अबाउट किसके बराबर है, 4 के बराबर है, तो वही एसिम्प्टोटिक वैल्यू हो गया। बट ऐसा तो एल्गोरिथम में होता नहीं है कि 5 है तो उसको आप 6 बना दो, 7 है उसको आप 7.5 कर दो, नहीं, जो वैल्यू आ रहा है वही वैल्यू रहेगी। लेस देन इक्वल टू हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं सेकंड में कि व्हाट इज एसिम्प्टोटिक नोटेशन। तो जैसे 3 केस था हमारा, वेस्ट, एवरेज और वर्स्ट केस। इसी केस पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं अपर बाउंड और लोअर बाउंड। जैसे कि ऊपर थोड़ा सा बताया था कि जो एवरेज टाइम होती है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू लोअर बाउंड होती है और लेस देन और इक्वल टू अपर बाउंड होती है। तो इसी तरह से हम देखते हैं फर्स्ट, दैट इज कॉल्ड बिगो नोटेशन। बिगो नोटेशन को हम अपर बाउंडिंग फंक्शन भी बोलते हैं। उसमें ये होता है कि सपोज करिए उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है बिग ओ एच ऑफ जी। जैसे कि अगर इस तरह से लिखा जाए इसमें कि कोई फंक्शन दे रखा है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ओ जी ऑफ एन, ये फंक्शन दे रखा है ओ जी ऑफ एन। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप इसको पढ़ना चाहोगे तो आप बोल सकते हो कि बिगो ऑफ जी ऑफ एन या सीधा ओ एच ऑफ जी ऑफ एन। तो अगर बिगो नोटेशन को मैं अगर डेफिनेशन की बात करूँ तो एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन और एक ऐसा यह पॉजिटिव फंक्शन है ये, ठीक है, जिसमें एग्जिस्ट करता है सी एंड एन नॉट, दैट इज कॉल्ड। कोई भी फंक्शन जो रहेगा, यहाँ पर देखिए कोई भी फंक्शन जो रहेगा वो इस तरह से रहेगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू सी डॉट जी ऑफ एन। इसका मतलब फंक्शन ऑफ एन जो है उसकी लोअर बाउंड क्या हो गई 0 और अपर बाउंड क्या होगी सी डॉट जी। बट यहाँ पर और जो ये वैल्यू है एन वो ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट होगी, वेयर सी ग्रेटर देन 0 और एन नेट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यहाँ पर बस ये ध्यान देना है कि सी जो फंक्शन है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं है, वो 0 से ज़्यादा ही होगा, या तो 1/2 हो, 1/4 हो, 5 हो, 6 हो, व्हाटएवर जो भी हो, और वो एक इंटीजर कांस्टेंट है। ठीक है, वो कोई फंक्शन नहीं है सी। जैसे कि होता है ना जी ऑफ एन है तो सी को आपने एन मान लिया, दैट इज कॉल्ड एन, एक बार हमेशा बड़ा हो जाएगा, तो वो कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सी कांस्टेंट ही होगा। एंड एन नॉट जो भी आप फंक्शन लेंगे अभी, जो अब उसका पॉजिटिव कांस्टेंट निकालेंगे वो एन नॉट ग्रेटर और इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर अगर एक एग्जाम्पल से आप समझ पाओगे इसको, यहाँ पर एक फंक्शन है दैट इज कॉल्ड 3n + 8। एक फंक्शन 3n + 8, उसकी अपर वैल्यू बोल रही है, मतलब कि अपर बाउंड निकालना है, इसका मतलब बिगो नोटेशन निकालना है। ठीक है, तो 3n + 8 हम ऐसा कौन सा वैल्यू लेंगे यहाँ पे, ठीक है, हम ऐसा कौन सा वैल्यू लेंगे यहाँ पे इनकी जो बड़ा हो। ठीक है, तो अगर मैं 3n + 8 करूँ, क्योंकि देखो +8 है, ठीक है, इसका मतलब अगर मैं फंक्शन में कोई इंक्रीमेंट करूँ, जैसे 3n की जगह 3.5n ले लूँ या 4n ले लूँ, तो हमेशा इस फंक्शन से बड़ा ही होगा। ठीक है, तो 3n + 8 इज लेस देन और इक्वल टू 4n। ठीक है, या 4n + 1 भी कर सकते हो, 4n + 2 भी कर सकते हो, व्हाटएवर यू वांट। बट हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो f ऑफ n होगा
वो हमेशा लेस देन इक्वल टू सी डॉट जी ऑफ एन होगा। तो यहाँ पर n की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, क्योंकि +8 है तो हमेशा इससे क्या होगा, बड़ा ही होगा। ठीक है, इसीलिए जब आप 3n+8 में वैल्यू रखेंगे तो क्या हो गया, c की वैल्यू क्या हो गई, वहाँ पे 4 हो गई और n नॉट की क्या वैल्यू होगी, 8 हो गई। इस तरीके से हमेशा जो ये फंक्शन होगा वो क्या होगा, बड़ा ही होगा। सेकंड आते हैं n² + 1। n² + 1 कब बड़ा होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ आप लोग। n² + 1 से कौन सा फंक्शन बड़ा होगा, मिनिमम। हमें कुछ नहीं निकालना है, c और n नॉट की वैल्यू निकालनी है। तो n² का कोफिशिएंट कितना है उसमें, इसमें कुछ नहीं दे रखा है तो 1 दे रखा है, इसका मतलब 2 ले लेंगे तो जाहिर सी बात है बड़ा रहेगा, या 1.5 भी ले सकते हो, 1.2 भी ले सकते हो, ये आपके डिपेंड। सिंपल के लिए यहाँ पे 2 ले लिए, और क्या है 1 है तो 1 से बड़ा ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, यहाँ पर 1 ही ले लिया, बड़ा लेना है तो बड़ा ले लो, कोई ज़रूरी नहीं कि 1 ही आएगा, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। ठीक, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, एफ ऑफ एन है n4 + 100 n² + 50। तो यहाँ पर क्या हो गया, n4 है तो n4 की जगह पे सिंपल क्या आ जाएगा, एक ही वैल्यू कांस्टेंट है तो यहाँ पर सिंपल क्या आ गया, 2 आ गया। और अगर ऐसा देखा जाए और ये कितना सबसे बड़ा होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कितना बड़ा होगा, जैसे कि 100n² है यानी कि 10n का स्क्वायर है, तो अगर मैं 11 ले लूँ, n की वैल्यू अगर मैं 11 ले लूँ तो सबसे बड़ा हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसीलिए n की वैल्यू यहाँ पे 11 ले ले, n की वैल्यू 12 भी ले सकते हो, 13 भी ले सकते हो, 14 भी ले सकते हो, डाउट ऑन इट, बट आपको मिनिमम वैल्यू लेना है क्योंकि आप धीरे धीरे सीखो। 4 है इसमें 2n3 और -2n²। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू 2n की जायज़ बात है क्योंकि ये माइनस फंक्शन अब लगा हुआ। पॉजिटिव फंक्शन में ध्यान देते हैं कि फंक्शन बढ़ते ही बढ़ती है, ठीक है, बट नेगेटिव फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन घटता है। तो मिनिमम क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, क्योंकि 2n क्यों है, -2n² से छोटा ही हो जाएगा ये, सॉरी बड़ा हो जाएगा ये, फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। और जो कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है दैट इज 2 और n नॉट की वैल्यू 1। अब आते हैं फिफ्थ में। इसी तरह से देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, आप देखोगे आपको बहुत ही ईजी है ये एसिम्प्टोटिक वैल्यू निकालना। इसमें थोड़ा एक नोट है, देखिए यहाँ पे देखेंगे ये फर्स्ट में बता रहा है, इफ बोथ फंक्शंस आर ग्रेटर बाय फ्रैक्शन ऑफ द नंबर ऑफ फंक्शन, अगर दोनों फंक्शन ग्रेटर देन है और वो भी एक फ्रैक्शन से, और जो फ्रैक्शन है वो भी एक नंबर ऑफ फंक्शन है, जैसे कि 1/n, 1/n², 1/n3, 1/n4, तो इस तरह के फंक्शंस को आप एसिम्प्टोटिक वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, इट कैन नॉट बी हैंडल इट। ठीक, सेकंड आता है कि इफ बोथ फंक्शन आर ग्रेटर बाय फ्रैक्शन ऑफ ए कांस्टेंट नंबर, जैसा कि आपने अभी तक सारे एग्जांपल्स में देखा, ग्रेटर देन फंक्शन, ग्रेटर बाय फ्रैक्शन ऑफ ए कांस्टेंट नंबर, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इट कैन बी हैंडल, आप हैंडल कर सकते हो। सेकंड आता है ओमेगा नोटेशन। जिस तरह से बिगो नोटेशन था अपर में फाइंड करने के लिए, सेम उसी तरह से आप ओमेगा नोटेशन होती है वो लोअर बाउंड्री फाइंड करने के लिए होती है, मतलब वो फंक्शन आपको खोजना है कि जो आपका मिनिमम टू मिनिमम फाइंड कर सके। इसीलिए लिखा हुआ यहाँ पर कि सिमिलर टू द बिगो डिस्कशन दिस नोटेशन, लिखा हुआ यहाँ पे सिमिलर बिगो डिस्कशन दिस नोटेशन गिव्स the tighter lower bound of the given algorithm and we represent it as f of n equal to omega of g of n। इसका मतलब ये हो गया कि larger value of n, the tighter lower bound of f of n is g of n। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं एग्जांपल देखूँ यहाँ पर तो क्या देखे, एक फंक्शन है 100n + 10n + 50,
ओमेगा बॉन्ड की बात करूँ तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ओमेगा n स्क्वायर से क्या हो जाएगा, ये हमेशा सब का सब बड़ा ही रहेगा क्योंकि 10x + 50 आपका क्या है, पॉजिटिव। अब आप इसका एग्जांपल देखते हैं। लोअर बाउंड है तो लोअर बाउंड फाइंड करना है। एक फंक्शन है दैट इज एफ ऑफ एन स्क्वायर, ठीक, तो एफ ऑफ एन इक्वल टू 5n²। तो अब इस तरह से आपको एक कांस्टेंट और एन नॉट खोजना है कि जिस तरह से सी ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है, इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 5n²। अब जो बिगो बॉन्ड में था वो सी कहाँ पे था, अपर बॉन्ड पे, और यहाँ पे क्या हो गया, ये बीच में चला जाएगा क्योंकि मुझे लोअर बॉन्ड फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी की वैल्यू, सोचो थोड़ा सा, ध्यान दें, उसमें तो ग्रेटर देन और इक्वल टू था और इसमें लोअर देन और इक्वल टू, तो सी बराबर 5 हम लोग ले सकते हैं और एन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से सेकंड एग्जांपल देखते हैं। एफ ऑफ एन इक्वल टू 100n + 5, तो ये इसमें क्या है, इसमें भी सही बात, इसमें अगर आप सी की वैल्यू लेने जाओगे तो क्या आ जाएगा, बताइए, n + 5n है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 100n + 5, दोनों का दोनों सेम है, फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू 1 दैट इज कॉल्ड 105 है। और c की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी, क्योंकि यहाँ पर n आपका पॉजिटिव है तो c कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, आपको 1 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप देखेंगे ओमेगा नोटेशन आपका आराम से निकल जाता है। अब आते हैं थीटा नोटेशन पे। जो थीटा नोटेशन है आपका, ठीक है, वो क्या होता है, वो वैल्यू सेम इक्वल हो जाता है, जैसे कि नॉट लोअर देन और नॉट ग्रेटर देन, तो उसमें दो कांस्टेंट निकलते हैं दैट इज कॉल्ड C1 एंड C2। इस तरह से कि इट इज डिफाइंड एज थीटा ऑफ g ऑफ n इक्वल टू f ऑफ n। ऐसा फंक्शन आपको निकालना है कि एग्जिस्ट करता है पॉजिटिव कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड C1 C2 और n, याद रहे पॉजिटिव कांस्टेंट C1 C2 और n, सच दैट कि जो भी फंक्शन आपका दिया हुआ हो या जो भी निकालोगे तो उसको इस तरीके के ऐसे आपको लेना है दैट इज कॉल्ड कि अगर आप इसको पढ़ने चाहोगे तो 0 दैट इज कॉल्ड लोअर बॉन्ड और यहाँ पर अपर बॉन्ड क्या हो जाएगा, C2 ऑफ g ऑफ n। तो किसी भी फंक्शंस के लिए जो C1 और g ऑफ n होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए लेकिन f ऑफ n से छोटा होना चाहिए। इसी तरीके से मैं बात करूँ C2 g ऑफ n को, तो C1 gn से बड़ा होना चाहिए और f ऑफ n से भी बड़ा होना चाहिए। इसी को बोलते हैं एसिम्प्टोटिकली टाइट बॉन्ड, ठीक है। यहाँ तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इसका बहुत ज़्यादा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और ब्रीफ एनालिसिस है आपको एडा सब्जेक्ट में, ठीक है। तब थीटा बॉन्ड अगर मुझे निकालना है तब किस तरह से निकालोगे, जैसे कि फाइंड थीटा बॉन्ड फॉर ऑल n, जैसे फंक्शन दे रखा है n, ठीक है, तो और वो फंक्शन जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तो आप इसमें किस तरीके से आप इस फंक्शन को बनाओ, ठीक है। जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पर फंक्शन ऑफ n इक्वल टू n जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तो C1 क्या हो जाएगा, कुछ भी रख लो, 1/5 1/6 1/4 1/2, और C2 हमेशा बड़ा रहेगा क्योंकि ये डिवाइड कर रहा हूँ, तो C2 क्या हो जाएगा, हमेशा 1 रहेगा, और n नॉट की वैल्यू हमेशा 2 हो जाएगी क्योंकि क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बोल रहा है, या तो 2 से बड़ा होगा या 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, वट एवर यू वांट, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से थीटा वन, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप देखोगे समझ। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं यहाँ पर, जैसे कि फॉर एनालिसिस बेस्ड वर्स्ट एंड एवरेज वी ट्राई टू कीप द अपर बॉन्ड। हम लोग हमेशा, आपको मैंने बताया ही था कि आपको हमेशा अपर बॉन्ड देना है और लोअर बॉन्ड देना है, और
इन दोनों बॉन्ड जब आप डिफाइन कर लोगे तब आपको थर्ड में आता है वो एवरेज रनिंग टाइम आता है, ठीक है। अगर आप ऊपर के एग्जांपल से देखोगे तो इट शुड बी क्लियर दैट फॉर अ गिवन फंक्शन गेटिंग द अपर बॉन्ड एंड लोअर बॉन्ड एंड एवरेज रनिंग टाइम मे नॉट ऑलवेज बी पॉसिबल। हमेशा ऑलवेज पॉसिबल नहीं होता कि हमेशा अपर बॉन्ड में रहे, हमेशा लोअर बॉन्ड में रहे, हमेशा एवरेज रनिंग टाइम में रहे। इफ वी आर डिस्कसिंग द बेस्ट केस ऑफ एल्गोरिदम, अगर आप बेस्ट केस डिजाइन करना चाह रहे हो तो वी ट्राई टू गिव द अपर बॉन्ड एंड लोअर बॉन्ड, ओके, एंड एवरेज रनिंग टाइम थीटा। तो अगर आप बेस्ट केस, अगर किसी एल्गोरिदम का बेस्ट केस देना चाहते हो, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचो कि वो एक ही एल्गोरिदम का एक ही पार्ट में वो रन कर गया तो वो क्या हो जाएगा, वो अपर बॉन्ड देगा, लोअर बॉन्ड देगा और एवरेज रनिंग टाइम। तो तीनों चीज को अगर निकालना है तो आप किसको निकालोगे, अपर बॉन्ड के लिए विगो नोटेशन लोगे, लोअर बॉन्ड के लिए ओमेगा नोटेशन लोगे और एवरेज रनिंग टाइम के लिए थीटा नोटेशन लोगे, ठीक। तो जब आप एनालिसिस करोगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो इस तरह के नोटेशन से आप उसका फाइंड कर पाओगे, ओके स्टूडेंट्स।